हेलो, नमस्कार सभी विद्यार्थीगण। तो हम पढ़ रहे थे शिक्षार्थी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट का या लर्नर। सिलेबस में लर्नर दिया हुआ है। लर्नर हमारा होता है स्टूडेंट ही का ही होता है, पर्यायवाची सिनोनिम, या फिर उसे बोलते हैं अध्येता या शिक्षार्थी। इसमें हमने 2 विशेषताएं पढ़ ली थी, ये तीसरी आज कंटिन्यू करेंगे। अभिवृद्धि एवं विकास, ये भी एक विशेषता होती है। किसकी? शिक्षार्थी की या लर्नर की या अध्येता की एक विशेषता होती है कि अभिवृद्धि एवं विकास। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब अभिवृद्धि, डेवलपमेंट मतलब विकास। तो इससे पहले एक करके देखेंगे, अभिवृद्धि देखेंगे, उसके बाद विकास देखेंगे। तो यहाँ पर आपको बोल लिखवाने के मेरी ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि मैं पहले सब लिख दिया है। आपको बस ध्यान से समझना है, समझने के बाद वीडियो को रोक करके अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिख लेना, ठीक है। लेकिन इसको पहले समझने पे ध्यान देना, ठीक है। चलिए, अभिवृद्धि क्या है यानी ग्रोथ क्या है? इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को रखा जाता है। ऐसे बाह्य शारीरिक परिवर्तन जो सकारात्मक हो, जिन्हें देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, ये होते हैं अभिवृद्धि। उदाहरण के लिए हम ले लेंगे कि बालक की लंबाई का बढ़ना, उसका वजन बढ़ना, ये सब क्या हो गए? ये सब अभिवृद्धि के लक्षण हो गए। तो अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि मतलब एक प्रकार शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक किसी व्यक्ति में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, या कहें कि होने वाले सकारात्मक शारीरिक परिवर्तन। और शारीरिक का मतलब मस्तिष्क के अंदर जो क्रियाएं चलती है उसको छोड़ के सब। शारीरिक का मतलब क्यों ये नहीं होगा कि जो हमें बाहर से दिखाई देता है, हाथ पैर, आँख नाक मुँह कान, ये सब नहीं। ये तो है, इसलिए ये तो सब शामिल है ही अभिवृद्धि में, यानी ग्रोथ में। ये ग्रोथ में इसके अलावा हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि आंतरिक अंग, जैसे कि हमारा हृदय हो गया। जब हमारा शरीर बढ़ेगा तो हमारे हृदय का आकार नहीं बढ़ेगा, हमारे फेफड़े का आकार नहीं बढ़ेगा, हमारे जो पेट में आते हैं उनका आकार नहीं बढ़ेगा, ये सब तो बढ़ेगा। हमारे जो मस्तिष्क जो वैसे आकार देखा जाए, कैसे आकार? एक जो मतलब क्या कहते हैं, मस्तिष्क क्या होता है, जिस प्रकार पूरा शरीर हाड़ और मांस यानी हड्डियों और मांस का समूह होता है, उसी प्रकार मस्तिष्क भी हड्डियों और मांस का समूह होता है, यानी कि हड्डियों और मांस से मिलकर बनता है। तो मस्तिष्क का जो आकार है, कैसा आकार, उसकी क्रिया नहीं देखेंगे, केवल उसका आकार देखेंगे। अभिवृद्धि के अंतर्गत यहाँ पर हम केवल उसका आकार देखेंगे कि मस्तिष्क का आकार बढ़ रहा है, यानी मस्तिष्क की हड्डियों का साइज बढ़ रहा है, मस्तिष्क का जो भाग है मांस से बना हुआ, उसका भी साइज बढ़ रहा है, ये भी अभिवृद्धि में आ जाएगा। लेकिन अभिवृद्धि में क्या नहीं आएगा? अभिवृद्धि में नहीं आएगा हमारे सोचने की, समझने की, तर्क करने की, याद करने की जो क्षमता है। हमारे जो मस्तिष्क है उसके अंदर जो चलने वाली प्रक्रिया है, मस्तिष्क वैसे होता है कि मस्तिष्क का मतलब होता है, अगर मस्तिष्क की मैं परिभाषा बताऊं तो मस्तिष्क का मतलब होता है कि जो हम सोचते समझते हैं, अपने दिमाग में जो मतलब बोलते हैं दिमाग जो चलाते हैं, दिमाग का इस्तेमाल जो करते हैं, वही होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो हम बाहर से दिखता है, हमारी खोपड़ी मस्तिष्क नहीं होता, खोपड़ी बात अलग है। खोपड़ी तो हाड़ मांस का समूह होता है, यानी हड्डियों और मांस से बना हुआ एक अंग होता है। खोपड़ी अलग है, खोपड़ी आ जाएगी हमारी अभिवृद्धि में, लेकिन जो मस्तिष्क है वो अभिवृद्धि में नहीं आएगा। जिसे बोलते हम दिमाग है, माइंड, ये अभिवृद्धि में नहीं आता, ये अलग चीज़ होती है। क्योंकि मस्तिष्क, दिमाग, माइंड, ये जो होता है, ये होती है एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया का मतलब जो हम सोचते समझते हैं, निर्णय लेते हैं, याद करते हैं, जो हमारे खोपड़ी के अंदर जो काम चलता रहता है, उसे बोलते हैं मस्तिष्क। यानी जो हम वैसे मैं क्या सभी लोग बोलचाल में खोपड़ी और मस्तिष्क दोनों एक ही बोल देते हैं, यानी यही मस्तिष्क यही खोपड़ी है, लेकिन दोनों में अंतर होता है, स्पष्ट अंतर होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान ये दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। कैसे? मस्तिष्क एक जो होता है खोपड़ी के अंदर चलने वाली पूरी प्रक्रिया या पूरा काम होता है, जिसे हम माइंड या दिमाग बोलते हैं। और खोपड़ी जो है हड्डियों और मांस का बना हुआ एक अंग होता है जो बाहर से दिखाई देता है। मस्तिष्क को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसको खोपड़ी को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभिवृद्धि के अंदर, अभिवृद्धि में हमारे अंग जो बाहर से दिखते हैं, हमारे अंग जो अंदर से दिखते हैं, वो सभी अंगों का जो सकारात्मक परिवर्तन होता है, उन सभी परिवर्तनों को हम अभिवृद्धि में यानी ग्रोथ में रखते हैं।
और ऐसे परिवर्तन हम देखा जा सकता है, उनको मापा भी जा सकता है, तौला भी जा सकता है। तौलने का मतलब हमारा वजन तौलना, क्योंकि वृद्धि में हमारा वजन भी तो बढ़ेगा, तो उसको तौला जा सकता है। शरीर की लंबाई बढ़ेगी, उसको मापा जा सकता है, देखा भी जा सकता है। ये यहाँ उदाहरण के रूप में यही लिखा कि बाला की लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना आदि। अब यहाँ पर देखेंगे सामान्यतः अवृद्धि का प्रारंभ जो है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक माना जाता है। तो अवृद्धि होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और चलता कहाँ तक है। अवृद्धि जो है एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, मतलब अवृद्धि कोई ऐसी नहीं कि शुरू हुई तो जीवन भर चलती रहेगी, ऐसा नहीं। अवृद्धि का एक समय होता है। अवृद्धि का समय सामान्य से जैसे जन्म हुआ किसी भी जीव का, तो उसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि रुका रहता, थोड़ा थोड़ा करके उसके अंगों का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। ये कब तक चलता है? अगर मनुष्य के रूप में देखा जाए, एक शिक्षार्थी, एक बालक के रूप में, तो अब वृद्धि जो है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक माना जाता है। किशोरावस्था के बाद वो शरीर का जो वृद्धि है वो स्थिर होने लगती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे देखना, आगे क्या देखना? अब वृद्धि हो गया, अब क्या देखेंगे? विकास देखेंगे। यह है विकास। अभी वृद्धि की बात किया, विकास है, तो हम विकास देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम विकास को समझाऊंगा, उसके बाद आप लिख लीजिएगा कि विकास होता क्या है। किसी भी व्यक्ति के शारीरिक मानसिक पक्ष में जो सकारात्मक परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। ये विकास होता है अब वृद्धि से आगे की चीज है। विकास का संबंध व्यक्ति के गुणों से होता है। यह व्यक्ति की परिपक्वता व अधिगम पर निर्भर करता है। विकास जो है व्यक्ति की परिपक्वता और अधिगम शिक्षा पर निर्भर करता है कि उसका समझ कितनी, उससे ज्ञान कितना हो, कितना ज़्यादा परिपक्व है। विकास की प्रक्रिया व्यक्ति के सभी पक्षों को शामिल करती है। यानी विकास बहुत एक व्यापक शब्द है, इतना व्यापक है कि ये मनुष्य के सभी पक्षों को शामिल कर लेता है। यानी उसके जीवन का कोई पक्ष छूटता नहीं है, सभी शामिल होते हैं। विकास क्या है? इसमें शारीरिक जो भी परिवर्तन होते हैं, सकारात्मक परिवर्तन, वो तो शामिल होते हैं। इसके बाद मानसिक पक्ष भी इसमें शामिल होता है। ये कैसे मैंने बताया, मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, जो अभी वृद्धि में शामिल नहीं होता, वो विकास यानी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डेवलपमेंट, इसमें शामिल होता है। तो मानसिक पक्ष और शारीरिक जो पक्ष होता है, शारीरिक जो परिवर्तन होता है, सकारात्मक परिवर्तन, जो कि हमने अवृद्धि में पढ़ा था। अवृद्धि की परिभाषा मैंने क्या बताई थी? शारीरिक जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं उसे हम अवृद्धि बोलते हैं। लेकिन विकास में शारीरिक सकारात्मक परिवर्तन तो आएगा ही, इसके अलावा मानसिक पक्ष में भी जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं वो भी शामिल होगा। यानी विकास में जो हम सोचते हैं, यानी जो मस्तिष्क हमारे सोचने समझना, जिसे हम बोलते हैं दिमाग, वो भी आएगा। पूरा शरीर तो आएगा ही, जो हम देखते हैं हड्डियों मांस से बना हुआ पूरा शरीर के अंग तो आएंगे। इसके अलावा जो हम नहीं देख पाते, हमारी तर्क शक्ति, हमारी सोचने की क्षमता, हमारी याद करने की क्षमता, ये तो हम देख नहीं पाते, ये भी विकास के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है। विकास का संबंध व्यक्ति गुण से आता है। तो गुण क्या होते हैं? गुण तो हम अपने दिमाग से सीखते हैं ना, तो जो गुण होते हैं वो विकास के अंदर शामिल किए जाते हैं, अभिवृद्धि के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते। यानी विकास क्या है? विकास है कि गुणों पर ज़्यादा फोकस करता है। विकास जो प्रक्रिया होती है गुणों पर ज़्यादा फोकस करता है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा? विकास का संबंध व्यक्ति के गुणों से होता है। ये व्यक्ति की परिपक्वता एवं अधिगम पर निर्भर करता है। यानी जो गुण होते हैं, गुण जो है परिपक्वता और अधिगम से अलग नहीं है। गुण अधिगम क्या? हमारे जो हमने जो शिक्षा दीक्षा पाई, जो हमने सीखा, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, वही तो होता है अधिगम। तो जो हम सीखेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनमें क्या गुण शामिल नहीं होंगे? बिल्कुल गुणों से प्रभावित होते, गुणों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। गुणों का विकास शिक्षा से जो होता है, शिक्षा का योगदान है गुणों के विकास में
बहुत ज़्यादा है। परिपक्वता, परिपक्वता का मतलब क्या? परिपक्वता का मतलब होता है हमारा मानसिक स्तर। परिपक्वता का मतलब शारीरिक स्तर से नहीं होता। भले ही कई लोग होते हैं उम्र में हो सकता है 20-25 साल का, लेकिन उनकी बुद्धि बच्चों जैसी हो, तो उसको परिपक्व नहीं बोलेंगे, मानसिक रूप से परिपक्व नहीं बोलेंगे, या फिर उनको विकास की दृष्टि से परिपक्व नहीं बोलेंगे। परिपक्वता का मतलब होता है वो मानसिक रूप से कितना समझदार है, वो होता है परिपक्वता। तो विकास का संबंध जो है परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है विकास, क्योंकि विकास जो है हमारी मानसिक शक्ति पर ज़्यादा बल देता है, शारीरिक के सकारात्मक परिवर्तन पर तो बल देता ही, इसके साथ साथ मानसिक पक्ष पर ज़्यादा बल देता है। तो मानसिक पक्ष में परिपक्वता आएगी, अधिगम आएगा। और ये जो है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं किस पर? विकास पर, यानी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं विकास से। क्या? परिपक्वता और अधिगम। ये लिखा है ये व्यक्ति की परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। क्या? विकास, यानी व्यक्ति जितना परिपक्व और जितना शिक्षित होगा, विकास उस व्यक्ति का उतना ही ज़्यादा होगा। विकास की प्रक्रिया व्यक्ति के सभी पक्षों को शामिल करती है। इसका मतलब क्या हो? यानी विकास जो है कोई एक पक्ष नहीं, विकास बहुत व्यापक शब्द है। सीधे मतलब विकास इतना व्यापक शब्द है कि व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों को शामिल कर लेता है। यानी जो व्यक्ति करता है, सोचता है, समझता है, वो उन सभी पक्षों को जो है शामिल कर लेता है। क्या? विकास। आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा? विकास के पक्ष। ये तो हमने पढ़ लिया विकास क्या है। अब देखेंगे विकास के पक्ष। यहाँ पर ये हाइड हो गया है, छुप गया है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आप लिख लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है विकास के पक्ष। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है विकास के पक्ष, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। मैं बोल देता हूँ विकास के पक्ष हिंदी में लिख लिया होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्पेक्ट्स, यानी कि ASPECTS ऑफ, और डेवलपमेंट में अभी जब विकास पढ़ाया तो उसमें लिखा था डेवलपमेंट, तो वहाँ से आप डेवलपमेंट देख के लिख लेंगे, तो इसकी होगा इंग्लिश। विकास के पक्ष यानी कि एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के पक्ष कौन कौन से देख लेते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से निम्नलिखित पक्ष महत्वपूर्ण है। यानी शिक्षा की दृष्टि से विकास के निम्नलिखित पक्ष महत्वपूर्ण है, यानी कि विकास जिससे जो संबंधित है पक्ष वो कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। पहला, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का मतलब क्या है? ये इसमें केवल बाहरी विकास शामिल होगा। शारीरिक विकास यानी बाहरी विकास, यानी कि जो हमने अभिवृद्धि में पढ़ा था ना, वही शारीरिक विकास। ठीक है, यानी जो हमें शरीर में दिखता है बाहर, शरीर के अंगों का साइज बढ़ना, यानी सकारात्मक परिवर्तन जो होता है शरीर में, उसी को बोलते हैं शारीरिक विकास। ठीक है। दूसरा है मानसिक विकास। इसमें क्या होता है? इस मानसिक विकास में सोचने समझने की क्षमता, बुद्धि का विकास, याददाश्त बढ़ना आदि, मेमोरी लेवल का अच्छा होना, मेमोरी लेवल का इंक्रीज होना, ये होता है सब। किसमें आता है? ये सब आता है मानसिक विकास में। यानी कि जो मैंने जिसको बताया था मस्तिष्क के, दिमाग, माइंड, ये सब किसमें आते हैं? ये आते हैं मानसिक विकास में। ठीक है। अगला क्या है? अगला है सामाजिक विकास। इसमें क्या आएगा? समाज में लोगों से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, जीवन का अवसर आदि, ये सब आते हैं सामाजिक विकास में। यानी सामाजिक विकास का मतलब होता है एक व्यक्ति समाज में घुल मिल कर आपस में तालमेल बिठाते हुए, लोगों से सामंजस्य बिठाते हुए किस प्रकार अपना अच्छा जीवन जी सकता है, ये होता है सामाजिक विकास। यानी कि उससे के मतलब ऐसे ना हो कि उसे लोगों से बोलना नहीं आता, लोगों के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए, किसी से झगड़ा ना हो, ये ध्यान कैसे रखा जाए, इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो उसे क्यों बोलेंगे कि उसे के सामाजिक विकास नहीं हुआ, ऐसा बोलेंगे कि उस व्यक्ति का सामाजिक विकास नहीं हुआ। जीवन कैसे होता है? जीवन कौशल यही है, यानी कि हम अपने जीवन में जिन चीज़ों से हमें दिन प्रतिदिन सामना होता है, उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, यानी कि उनसे हम कैसे अच्छी तरीके से निपट सकते हैं जिससे हमारा नुकसान ना हो और व्यवस्था भी न बिगड़े, उसी बोलते हैं जीवन कौशल। जीवन कौशल जो है सामाजिक विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। अगर किसी व्यक्ति का जीवन कौशल आता है, यानी कि जीवन कौशल में प्रशिक्षित है कोई व्यक्ति, तो उसका सामाजिक विकास हुआ ऐसा माना जाएगा, यानी उसका सामाजिक विकास अच्छा है ऐसा माना जाएगा। ठीक है। सामाजिक विकास है कि समाज में अच्छी तरह से घुल मिल कर रहना, लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर हमारे अंदर ये गुण है तो उसका मतलब सामाजिक विकास है, बस सीधी बात। अगला क्या है? अगला है
चारित्रिक विकास है। चारित्रिक विकास का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी किसी व्यक्ति का चरित्र यानी कैरेक्टर कितना अच्छा है, यानी कि इसके अंतर्गत अपने चरित्र को ऊंचा रखा जाता है, यानी हमारे चरित्र का पतन ना हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल बेशरम हो कोई व्यक्ति, उसे मतलब कोई मर्यादा ना हो, तो इसको बोलेंगे उसका चारित्रिक पतन हुआ है, उसका चारित्रिक विकास बिल्कुल नहीं है। तो चारित्रिक विकास का मतलब वो समाज की मर्यादा बना कर रखे, अपने चरित्र को ऊँचा रखे, यही होता है चारित्रिक विकास। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए अब इसमें पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, ये इसकी फोटो सही से नहीं आ पाई तो आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से। हालांकि इसकी वो क्या कहते हैं, अपने मोबाइल में जहाँ पे यूट्यूब में आप देख रहे होंगे ना, तो उसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो क्वालिटी 720 कर लीजिए, तो इसमें आपको स्पष्ट दिखने लगेगा। और मैं बोल रहा हूँ तो आप बोल के जब आप लिखेंगे तो सुन के लिख लेंगे, तो जो नहीं भी समझ में आ रहा तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? ये लिखा है विकास की अवस्थाएं, इंग्लिश में स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेज स्पेलिंग क्या है? STAGES ऑफ, और डेवलपमेंट वाइज स्टार्टिंग में देखा होगा DEVELOPMENT। ये विकास की अवस्था है। विकास की कितनी अवस्था है? विकास की 4 अवस्था है। अब विकास की अवस्थाएं जो है बालक और बालिका दोनों के लिए अलग अलग है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। ये बस सामान्य चीज़ें जितना यहाँ पे लिखा है उतना याद कर लेना, बस इतना ही काफ़ी है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, विकास की अवस्था, पहली अवस्था क्या है? पहली अवस्था है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था इसको मिला के लिखेंगे शैशवावस्था। अगर इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है, शैशवावस्था बालक के लिए जन्म से 5 वर्ष के लिए होती है, जन्म से 5 वर्ष तक होती है, और बालिका के लिए भी जन्म से 5 वर्ष तक होती है क्या? शैशव अवस्था। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था बालक के लिए यानी कि लड़के के लिए 6 से 12 वर्ष तक होती है, और बालिका के लिए लड़की के लिए, बच्चे के लिए 6 से 10 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था। यानी कि कुल मिला के ये कहेंगे कि महिलाओं का विकास जल्दी हो जाता है, सीधी सी बात, क्योंकि कम उम्र में ही उन्होंने बाल्यावस्था पूरी कर ली। फिर किशोरावस्था। किशोरावस्था तीसरी अवस्था है विकास की अवस्थाओं में। ये जो है बालक के लिए यानी कि लड़के के लिए किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष होती है, और बालिका के लिए यानी कि गर्ल चाइल्ड के लिए किशोरावस्था 11 से 17 वर्ष, ये लिखा 11 से 17 वर्ष तक होती है। फिर आती है प्रौढ़ावस्था, चौथी अवस्था प्रौढ़ावस्था। ये बालक के लिए 18 वर्ष के बाद होती है, और बालिका के लिए प्रौढ़ावस्था 17 वर्ष के बाद ही आ जाती है। इसलिए मतलब प्राचीन काल से लेकर अब तक भी चालू है, लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि लड़कियां जल्दी ही विकसित, क्या कहते हैं, मतलब उनका विकास बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब बहुत जल्दी का नहीं है, लेकिन पुरुषों की तुलना में जल्दी हो जाता है महिलाओं का विकास, इसलिए उनकी शादी जल्दी की जाती है, ऐसा समाज में माना जाता है। हालांकि मेरा मानना तो ऐसा है नहीं, हालांकि समाज में मानते हैं। भाई यहाँ पर लिख दिया, क्या कहते हैं, जो शिक्षाविदों ने जो सिद्धांत बनाए विकास के बारे में, ये किताब में लिख दिया तो हम पढ़ रहे हैं। भले सही भले उन्होंने सही लिखा है गलत लिखा, इससे हमें क्या मतलब, एग्जाम के लिए पढ़ना है, आएगा तो सही कर देना बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है वातावरण। अभी हमने क्या पढ़ा? अब हमने पढ़ा जो विशेषता थी अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे वातावरण। यहाँ पर मतलब जो विशेषता का नाम है उसका नाम है वंशानुगति एवं वातावरण। तो हमने पहले एक करके पढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं। वंशानुगति से ही पढ़ते हैं, पूरा पहले क्रम से पढ़ते हैं। नहीं, अलग अलग ये साथ दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ। चलिए अलग अलग ही पढ़ते, उसमें क्या है, पढ़ना तो पूरा ही है। हाँ, ये लिखा वातावरण है, स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा, आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। बाकी बोलना हो तो सुनना है तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा है वातावरण, यानी कि आप डालिएगा 4 नंबर की विशेषता है वंशानुगति एवं वातावरण, यानी कि ये शिक्षार्थी
के जीवन पर शिक्षार्थी के अध्ययन काल में वातावरण और वंशानुगति का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो वही विशेषता है। लेकिन चौथे नंबर की विशेषता वंशानुगति एवं वातावरण, इसे हम पहला पढ़ेंगे वातावरण। तो उसके नीचे लिख लीजिए वातावरण, ये लिखा वातावरण, और इसकी इंग्लिश से इन्वायरमेंट है। स्पेलिंग बोलता हूँ ENVIRONMENT, ये वातावरण। तो चलिए देखते हैं वो वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है शिक्षार्थी पर यानी कि स्टूडेंट पर। इसमें वो सभी तत्व शामिल होते हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन और व्यवहार पर पड़ता है। शिक्षार्थी के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल वातावरण का होना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या होगा? वह वातावरण का सामान्य मतलब है, सभी लोग समझ रहे होंगे। वातावरण क्या होता है? जो हमारे आसपास का माहौल है वही वातावरण है। लेकिन यहाँ पर वातावरण से आशा क्या? यहाँ पर वातावरण का मुख्य जो बल दिया जा रहा है वह स्कूल के वातावरण पर दिया जा रहा है। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स, यानी कि शिक्षार्थी की विशेषताएं। तो शिक्षार्थी की विशेषताओं में जो स्कूल का वातावरण होता है वो ज़्यादा महत्व रखेगा, यानी कि स्कूल के वातावरण पर यहाँ पर ज़्यादा बल दिया गया है। हालांकि केवल स्कूल का वातावरण नहीं रहेगा, बाकी उसके घर का समाज का वातावरण भी रहेगा, लेकिन मात्रा उसकी कम रहेगी, ज़्यादा मात्रा रहेगी स्कूल के वातावरण की। क्योंकि हम शिक्षार्थी विशेषता पढ़ रहे हैं। शिक्षा प्रदान क्या की जाती है? मुख्य रूप से स्कूलों में। स्टूडेंट कहाँ पढ़ता है? स्कूल में, विद्यालय में, ठीक है। तो यहाँ पर उस सभी तत्व शामिल होते हैं जिसका प्रभाव व्यक्ति पर या फिर स्टूडेंट के जीवन पर या और उसके व्यवहार पर पड़ता है। वो सभी चीज़ें शामिल होती है किसमें? वातावरण के अंतर्गत। यानी कि स्कूल का भवन कैसा है, स्कूल में शोर शराबा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ पर पेड़ पौधे, पर्यावरण वहाँ कैसा है, और वहाँ के अध्यापक कैसे हैं, आधारभूत ढांचा कैसे, ये सब आ जाएगा इसमें। और शिक्षार्थी के स्वाभाविक वातावरण के अनुकूल स्वाभाविक विकास के लिए, यानी कि स्टूडेंट का विकास अच्छी तरीके से हो, स्वाभाविक गति से हो, प्राकृतिक गति से हो, जिस गति से होने चाहिए उस गति से हो, इसके लिए जरूरी है कि अनुकूल वातावरण उसे मिले। अनुकूल वातावरण का मतलब क्या है? स्कूल का भवन मानक के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि जो शिक्षा संस्था है सरकारी, वो जो मानक निर्धारित करती है कि स्कूल का भवन इतना बड़ा होना चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, इस प्रकार कमरा होना चाहिए, यानी हवादार कमरे हो चाहिए, स्कूल में पेड़ पौधे लगे होने चाहिए, पर्याप्त अध्यापक होने चाहिए, टेबल कुर्सी और जो भी सामान होते हैं वो सब होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं अनुकूल वातावरण, यानी ये मानकों को अनुरूप है और विद्यार्थियों का अनुरूप वातावरण हो, तभी शिक्षार्थी का स्वाभाविक विकास होगा, यानी कि अच्छी तरीके से विकास हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया वातावरण के बारे में। लेकिन वातावरण के बारे में जो शिक्षाविद है जिनका नाम वाटसन, इन्होंने क्या बताया वो देखते हैं। वाटसन एक शिक्षाविद है, इन्होंने वातावरण के परिभाषा क्या दी है। इन्होंने कहा है, वाटसन ने, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। इस कथन से वाटसन ने वातावरण के महत्व को स्पष्ट किया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि वातावरण जैसा मिलेगा शिक्षार्थी को, वैसा ही शिक्षार्थी यानी कि वह व्यक्ति, वह बालक, वह शिशु बन जाएगा। यानी कि अगर अच्छा वातावरण मिलेगा तो पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करेगा, अच्छी जॉब करेगा। अगर अच्छा वातावरण नहीं मिला, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का वातावरण मिलता, शिक्षा नहीं मिलती, तो सही से हो सकता है बाद में अपराधी बने, आतंकवादी बने। आतंकवादी ऐसे तो बनते हैं, मतलब सभी आतंकवादी बड़े में नहीं बनते। कई आतंकवादी ऐसे होते हैं जो शुरू से ही ऐसे जगह पर उनको भर्ती करा दिया जाता है, उनको सेंटर होते हैं, उनकी पढ़ाई होती है आतंकवादियों की। तो मतलब उनको ऐसा दिमाग में उनकी शिक्षा दी जाती है कि बड़े आतंकवादी बनते हैं। तो कुल मिलाकर वातावरण का प्रभाव होता है कि व्यक्ति नवजात शिशु छोटा बच्चा है, उसका दिमाग खाली है, उसमें जो भरोगे बड़ा होगा वही बनेगा। वाटसन का ये कहना है कि मुझे नवजात शिशु दे, छोटा बच्चा दे दो और मैं उसे कुछ बना सकता हूँ। यानी कि उसे जो पढ़ाऊंगा वही बन जाऊंगा, जो वातावरण दूंगा वही बन जाएगा। उसे डॉक्टर के अनुकूल वातावरण दूंगा, डॉक्टर बन जाएगा। उसे चोर के अनुकूल वातावरण दूंगा, चोर बन जाएगा। यही वातावरण के जैसा वातावरण मिलेगा शिक्षार्थी वैसा ही बन जाएगा। कोई भी स्टूडेंट बड़ा होकर वैसे ही बनेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि शिक्षार्थी का स्वाभाविक विकास हो, यानी कि प्राकृतिक रूप से विकास हो, जो जैसा विकास होना चाहिए वैसा ही विकास हो, उसे अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए, ना कि कोई
बेकार का प्रतिकूल वातावरण। ठीक है, ये वातावरण के बारे में हो गया। और आगे देखते हैं। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि चौथी विशेषता वंशानुगति एवं वातावरण। वातावरण हम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे वंशानुगति। वंशानुगति के बारे में क्या लिखा है? बालक को अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों और पूर्वजों से जो भी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं और गुण प्राप्त होते हैं वही वंशानुगति। यानी कि वातावरण का प्रभाव तो पड़ता है ये स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन वंशानुक्रम जो होता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हेरिडिटी, सामने लिखा हुआ है वंशानुक्रम हेरिडिटी, इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। यानी कि वातावरण से ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। ये किस प्रकार? वंशानुक्रम क्या होता है? यानी हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता से जो हमें जेनेटिक कैरेक्टर प्राप्त हो, यानी कि हमें जो गुण प्राप्त होते हैं, ऐसे गुण जो जीन के माध्यम से प्राप्त हो। जीन क्या है? बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, जीन वही जिससे मनुष्य का शरीर बनता है गर्भ में, और जैसा जीन होगा वैसे उसका विकास होता है पूरा जीवन पर्यंत। यानी कि उसका शरीर का ढांचा, उसकी मानसिक स्थिति वैसी रहती है जैसे कि जीन उसे मिले। तो यही यहाँ पर वंशानुक्रम है कि अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों और पूर्वज से जो भी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं और गुण प्राप्त होते हैं वह ये वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। वंशानुक्रम में गुण तो प्राप्त होते हैं, गुण प्राप्त के अंतर्गत कैसे? मानसिक गुण, शरीर, ये सब कुछ प्राप्त होता है अपने बालक को अपने माता पिता से। हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक बनावट कैसी होगी, उसके गुण कैसे होंगे, उसके सोचने का तरीका यानी कि मस्तिष्क गुण, तो मस्तिष्क उसका कैसा होगा, ये भी वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। हालांकि हमने अभी वातावरण में बताया कि जैसे उसको सिखाया जाएगा वैसे बन जाएगा, लेकिन ये तो ठीक है कि अगर छोटा बच्चा की सुविधा दिया जाए, जैसे माहौल में उसे रखा जाएगा वैसे बन जाएगा। ये वातावरण के अंतर्गत हमने पढ़ा, लेकिन केवल उतना ही पर्याप्त नहीं, वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। भले वंशानुक्रम का प्रभाव ऐसे स्थिति में, यानी किसी बालक को अगर जैसे वातावरण में रखा जाएगा वैसे बन जाएगा, वैसी स्थिति में भले वंशानुक्रम का प्रभाव कम पड़े, लेकिन पड़ेगा जरूर। ऐसा नहीं कि वंशानुक्रम का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जैसा वातावरण वैसा मिल जाए वैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम जो हमने पढ़ा था ना, वो वाटसन ने ऐसा बोला, वाटसन ने ऐसा जरूर बोला, लेकिन इसमें वाटसन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो वंशानुक्रम को एक तरफ हटा दो, वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ेगा और वातावरण का भी पड़ेगा। हालांकि वहाँ पर केवल वाटसन ने वातावरण के बारे में बताया है, तो केवल उतना ही लिखा है जैसे माहौल में रखा जाएगा नवजात शिशु को वैसा बन जाएगा, लेकिन वंशानुक्रम का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, और वातावरण वंशानुक्रम क्या है? माता पिता जो शारीरिक मानसिक विशेषताएं गुण प्राप्त होते वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है वातावरण और वंशानुक्रम के भी संबंध है। ये वंशानुक्रम और वातावरण लिखा हुआ है, वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य संबंध क्या है ये बताया गया है। क्या संबंध है? विकास मानव वंशानुक्रम और उसके वातावरण के अंतःक्रिया के परिणाम पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है? जब विकास होता है, मैंने अभी बताया ना, कि विकास होता है न केवल वातावरण से प्रभावित होता है, न केवल वंशानुक्रम से, बल्कि दोनों से प्रभावित होता है। दोनों का परिणाम होता है विकास। यानी कि विकास बराबर क्या होगा? विकास बराबर हो जाएगा वंशानुक्रम गुणे व वातावरण, यानी कि दोनों गुणात्मक रूप से संबंधित होते हैं विकास के लिए। दोनों धनात्मक रूप से नहीं, वंशानुक्रम जोड़ दो और वातावरण जोड़ दो, क्योंकि धनात्मक में आगे पीछे हो जाता है और गुणा में दोनों मिक्स हो जाते हैं। यानी गुणात्मक संबंध है ना, यानी कि इस गुणात्मक संबंध का अर्थ क्या होगा? गुणात्मक संबंध का यहाँ पर अर्थ होगा कि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव विकास पर एक साथ पड़ता है, आगे पीछे अलग अलग नहीं पड़ता, एक साथ पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि विकास जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणात्मक परिणाम या प्रतिफल होता है विकास। ये प्रश्न सीधे आता है, परीक्षा में आ चुका है कि विकास जो होते हैं इनका गुणात्मक प्रतिफल होता है, धनात्मक ऐसे। और दूसरा संबंध क्या है वंशानुक्रम और वातावरण पर? दूसरा संबंध है दोनों परस्पर निर्भर होते हैं, दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी कि वंशानुक्रम वातावरण पर निर्भर करेगा, वातावरण वंशानुक्रम पर निर्भर करेगा। ठीक है, और तीसरा संबंध क्या है दोनों का? फिर संबंध दोनों के बाद अंतर करना मुश्किल है। ये कैसे? मैंने दोनों बताया ना, तो दोनों मिक्सर होते हैं, बिल्कुल मिक्सर में, जैसे मिक्सी में कोई चीज़ें बनाया जाता है ना, जो कुछ तो मिक्स हो जाते हैं कई चीज़ों के एक साथ, वैसे दोनों एक दूसरे से
इस प्रकार गुथे होते हैं, इस प्रकार मिश्रित होते हैं वंशानुक्रम और वातावरण कि दोनों के मध्य अंतर करना मुश्किल होता है। ये इस लाइन का मतलब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे कौन सी विशेषता है? आगे विशेषता है खेल एवं खेल प्रणाली, यानी कि विद्यार्थी के विकास में खेल एवं खेल प्रणाली का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि ये भी लर्नर की यानी शिक्षार्थी की एक विशेषता होती है। कौन सी? खेल एवं खेल प्रणाली। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं, बहुत आसान शब्दों में लिखा है, खेलों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक विकास में सहायता मिलती है। इन्हीं आधारों पर खेल को विभिन्न प्रकारों जैसे परीक्षणात्मक खेल, गतिशील खेल, बौद्धिक खेल, लड़ाई के खेल, सहयोगात्मक खेल आदि में विभक्त किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट का विकास होता है खेलों से भी प्रभावित होता है। अगर कोई विद्यार्थी खेलों में सक्रिय है तो उसका मानसिक विकास और शारीरिक विकास तेज होता है, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में जो खेलों में सक्रिय नहीं है। इस वजह से बोला जाता है, अध्यापक बोलते हैं, समाज में बोलते हैं कि हर विद्यार्थी कोई ना कोई खेल जरूर खेलना चाहिए। स्कूल में खेले, घर में खेले, फैमिली खेले, कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए। इससे शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। इस साथ ही इसमें चारित्रिक विकास भी होता है। शारीरिक और मानसिक विकास में चारित्रिक विकास है। और चारित्रिक विकास कैसे होता है? क्योंकि हम खेलों में नई नई चीज़ें सीखते हैं। हमें खेल समूह में खेलते हैं, 2 लोगों के साथ में, 2 से अधिक लोगों के साथ में, तो हम मिलते जुलते हैं लोगों से, एक दूसरे से जानकारी शेयर होती है, एक दूसरे को समझते हैं, तो उससे हमारा चारित्रिक विकास भी होता है। और चारित्रिक विकास किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। और इससे खेल से अलग अलग प्रकार का विकास होता है। इसी आधार पर खेल को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। जैसे परीक्षणात्मक खेल, परीक्षणात्मक खेल मतलब टेस्ट करने के लिए, क्षमता देखने के लिए कि किसी की क्षमता कितनी है, इसी के लिए परीक्षणात्मक खेल हो गए, कई प्रकार के होते हैं। गतिशील खेल यानी कि उसका शरीर या उसका दिमाग कितना गति करता है, कितना तेज है, ये चेक करने के लिए गतिशील खेल हो गया। बौद्धिक खेल, किसी को मस्तिष्क चेक करने के लिए, उसकी मानसिक क्षमता चेक करने के लिए बौद्धिक खेल, जैसे कि हो गया चेस, बौद्धिक खेल के अंदर कहता गया। लड़ाई के खेल यानी कि जैसे हो गया जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, यानी कि अपनी कुश्ती हो गई, यानी अपने शरीर की रक्षा के लिए जो खेल होते हैं उनको वो होते हैं लड़ाई के खेल। सहयोगात्मक खेल, सहयोगात्मक खेल यानी एक दूसरे से सहयोग बनाकर हमें कैसे काम करना है, इसके लिए होते हैं सहयोगात्मक खेल। इसके उदाहरण में आ जाएगा खो खो, होता है ना सहयोगात्मक खेल के लिए। खो कैसे आ जाएगा? खो खो में क्या होता है, एक व्यक्ति दौड़ रहा, वो अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को दौड़ने के लिए कहेगा और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा, तो एक दूसरे में सहयोग है, तभी तो ये सब हो पाएगा। सहयोग नहीं हो पाएगा, सहयोग तो ये कहाँ से दोनों ऐसा करेंगे, ठीक है। ये हो गया खेल और खेल प्रणाली भी एक विशेषता है किसकी? विद्यार्थी की, यानी कि शिक्षार्थी की। अब और भी एक इसके बारे में, खेल एवं खेल प्रणाली के बारे में। शिक्षा में खेल प्रणाली का उद्देश्य शिक्षा को रुचिकर बनाना और बालक में वैयक्तिकता का विकास करना है। शिक्षा में खेल प्रणाली के जनक कांडेवायल कुक है। कांडेवायल कुक एक शिक्षाविद है या फिर एक शिक्षा विज्ञानी कह सकते हैं, वो है। तो यहाँ से प्रश्न आता है, इस वजह से लिखा गया है कि शिक्षा में खेल प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है, ऐसे प्रश्न आते हैं या फिर विकल्प में आता है। तो शिक्षा में खेल प्रणाली का उद्देश्य शिक्षा को रुचिकर बनाना और बालक में वैयक्तिकता का विकास करना है। और शिक्षा में ये भी याद कर लीजिएगा, शिक्षा में खेल प्रणाली के जनक कौन है? कांडेवायल कुक, ठीक है। तो आज यहीं तक, बाकी हम अगली क्लास में जारी रखेंगे। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।